नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये रिसर्च एक रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आने वाला ही एक रिसर्च मेथड है। इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। एक पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए इस पूरे वीडियो को आप देखिए ताकि अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है। तो इसे जानते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ डिफाइंड एज अ रिसर्च used to investigate a problem which is not clearly defined। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो रिसर्च हम करते हैं इसके द्वारा हमें पूरे तरीके से क्लियर चीज़ नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्लियर नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी हम समझ लेते हैं, इट इज़ conducted to have a better understanding of the existing problem but will not provide conclusion। और इस पे हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को समझ जाएंगे कि अभी वर्तमान समय में कौन सा प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रॉब्लम तो समझ जाएंगे मगर इससे हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिलने वाला है। तो हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, इससे हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो आगे इससे और भी अच्छे से समझते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन है। प्रिसाइज का अर्थ होता है छोटा करके, मतलब आप इसे छोटा करके समझ रहे हैं, बड़ा करके नहीं। मतलब समझ लीजिए, सीधी बात है कि एक बड़े पैमाने में रिसर्च करने से पहले आप एक इसी फील्ड के किसी एक पार्ट को, अगर हम इसको डिवाइड करें, एक छोटे से पार्ट को आपने रिसर्च किया है। ठीक है, छोटे हिस्से को रिसर्च किया है ताकि आपको पता चले कि बाकी जगह में क्या है। ठीक है, तो बाकी जगह को पता करने के लिए आपको एक छोटा सा रिसर्च करना पड़ता है ताकि आप पूरे बड़े रिसर्च को कंडक्ट कर पाए। तो नेक्स्ट क्या कहा गया है ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है टू प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज अ प्लान और आइडिया। तो इस पे हम प्रिपेयर करते हैं एक प्लान और उसके साथ साथ आइडिया निकल के आता है। और साथ ही में डेवलपिंग हाइपोथेसिस हम निकाल सकते हैं। कोई भी रिसर्च, जिन्हें नहीं पता है कि हाइपोथेसिस क्या है, उनके लिए मैं बता दूं कि हाइपोथेसिस वो होता है जो रिसर्च करने से पहले हम करते हैं। मतलब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर हम निकालते हैं। वो थ्योरी में निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली हम नहीं कह सकते। जैसे कि आप लोग ने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा। ब्लैक होल क्या होता है? वो गैलेक्सी के एकदम बीचों बीच अवस्थित है। अब इसके बारे में स्टीफन हॉकिंग ने कुछ थ्योरी दी है, तो वो थ्योरी हम एज अ हाइपोथेसिस ले सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली वहाँ पे अभी तक कोई गया नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ से कोई, पृथ्वी से कोई उस ब्लैक होल तक पहुँचा नहीं है। तो वो जो रिसर्च में कहा गया है वो हाइपोथेसिस एक्चुअली हम मान सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाना नामुमकिन है हमारे लिए, मगर हम एक आइडिया लगाते हैं कि वो क्या है, नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बाद में समझिए कि ये ब्लैक होल क्या है, मगर हम अभी बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस के बारे में। तो एक अंदाज़ा लगाना, ठीक है, कि आगे क्या हो सकता है, उसी को हाइपोथेसिस करते हैं। तो इसीलिए रिसर्च में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, हाइपोथेसिस की। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। तो इसके ज़रिए एक नया आइडिया निकल के आता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, नया आइडिया हम पाते हैं। ठीक है, न्यू आइडिया इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक नया आइडिया निकल के आ जाता है, ये आप ध्यान में दीजिएगा। अगली बात क्या है? इट विल एनेबल अ रिसर्चर आंसर क्वेश्चन लाइक। ये इसके ज़रिए जो रिसर्चर है वो किस चीज़ का आंसर देता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंतर्गत, तो वो क्या आंसर देता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो समस्या आखिर है क्या? अगर कोई समस्या है कि स्कूल के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसकी समस्या का कारण क्या है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टडी। वो ये स्टडी क्यों कर रहे हैं या फिर वो रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट है व्हाट टॉपिक कुड बी स्टडीड। तो इस रिसर्च के दौरान वो कौन कौन सी चीज़ों को जानेंगे, कौन कौन से टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ रहा है इस स्लाइड में आते हैं। ये जो रिसर्च होता है वो स्मॉल टॉपिक, मतलब स्मॉल स्केल में होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो टेस्टिंग इन स्मॉल स्केल, ये जैसे मैंने पहले भी आपको एक पाई चार्ट बना के दिखाया था, ऐसा एक पाई चार्ट जिसमें एक स्मॉल स्केल में रिसर्च किया जा रहा है, पूरे बड़े स्केल में नहीं हो रहा है, ये स्मॉल स्केल में रिसर्च किया जाता है इसमें। ठीक है, और इसको कहा क्या जाता है? इसे कहा जाता है
पायलट टेस्टिंग। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि पायलट टेस्टिंग किस रिसर्च के दौरान किया जाता है, तो वो होगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, और केस स्टडीज़ पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है, इससे पहले केस पे क्या हुआ था। मगर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, इसके दौरान जो भी आंसर उसे पहले मिला है वो ज़रूर अनक्लियर है, तो उसे अभी क्लियर करना होगा। इसीलिए उसे पहले की चीज़ों को भी जांच करना पड़ेगा, तो वही होता है केस स्टडी। नेक्स्ट आएंगे स्टेप्स। इसके दौरान क्या क्या स्टेप अपनाए जाते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये तो आप जानते हैं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ये स्टेप में आ जाते हैं। और एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना है, और उस हाइपोथेसिस के ज़रिए और प्रॉब्लम जानने के बाद आप आगे रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। अब आते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस में। तो एडवांटेजेस क्या क्या है। अंडरस्टैंड इन अर्ली स्टेज, आप पहले ही स्टेज में समझ जाएंगे कि वो क्या होने वाला है। आपने एक छोटा सा रिसर्च किया, उससे आपको पता चल गया कि पूरा मामला क्या है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं कि किसी क्लासरूम में किसी स्कूल के टीचर ने सोचा कि हम क्यों ना यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा ले। स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगाया जाए, हर एक स्टूडेंट को समझाया जाए ताकि रिज़ल्ट अच्छा हो जाए। मगर इसके लिए पहले ही इतना ज़्यादा खर्चा कर देंगे कि हर एक कक्षा में इसको दे देंगे, हर एक क्लास में इसका यूज़ करेंगे। तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि एक स्मार्ट बोर्ड ला के फिर उन बच्चों को मतलब उस टाइम रिसर्च किया जाए कि वो बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, क्या रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, उससे समझ में आ सकता है। तो वो भी एक अर्ली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इसके ज़रिए हम ये समझ जा रहे हैं कि अर्ली अंडरस्टैंडिंग होता है। तो यही इसका मेन एडवांटेज यही है कि अर्ली स्टेज में आपको पता चल जाता है। बाकी जो यहाँ पे कहा गया है वो इसी के साथ कनेक्टेड हो जाता है। जैसे कि सोच लीजिए फाउंडेशन ऑफ रिसर्च हो जाता है, तो इससे एक रिसर्च करने का फाउंडेशन पैदा होता है, क्रिएट होता है कि आगे क्या करना है। दूसरा है कि ये लो कॉस्ट में हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि ये जो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड अगर हर क्लास में लगाएंगे तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम एक ही क्लास में अगर करके देख लेते हैं, बाकी और भी यहाँ पे सोचिए 30 क्लासेस है, इस पर हम इतना खर्चा नहीं करेंगे। पहले शुरुआत में देखेंगे कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे और भी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। और आखिर में है ओपन एंडेड होता है ये। तो ऑब्वियसली आपको पूरे तरीके से जवाब नहीं पता चलेगा। आपने शायद सोचा कि हमने एक बोर्ड लगा के देख लिया कि चलो क्या हो रहा है, मगर इससे एक प्रॉब्लम भी है। ये प्रॉब्लम है वो हम डिसएडवांटेज में आखिर कहना चाहेंगे, फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ कि अगर किसी एक क्लासरूम में हम एक अगर बोर्ड लगा देते हैं और उससे सोच लेते कि पूरे स्कूल का ही मार्क्स बढ़ जाएगा, पूरा स्कूल अच्छा डेवलप करने लगेगा, अच्छे बच्चे सीखने लगेंगे, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आपने शायद ये कुछ मैच्योर बच्चे को क्लास में लगाया तो अच्छा काम किया, और जो मैच्योर नहीं है, सोच लीजिए एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शायद फिर भी कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि छोटे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं मगर बड़े बच्चे नहीं कर रहे, तो ये एक ओपन एंडेड रह जाता है। अब आते हैं डिसएडवांटेज, हालांकि ये भी एक डिसएडवांटेज में देना चाहिए। तो स्मॉलर सैंपल होना ही इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे चर्चा किया कि स्मॉलर स्केल में अगर हम करते हैं तो ये गारंटी नहीं देती है आपको कि जो रिसर्च कर रहे हो उसका जो फलस्वरूप निकला है, मतलब जो कंक्लूजन निकल रहा है, वो आंसर सही है। आपका सही नहीं हो सकता है स्मॉल स्केल में। ठीक है, वो जनरलाइज्ड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि ये इनकन्क्लूसिव है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। ठीक है, आप इस रिसर्च के दौरान देखेंगे कि कोई भी कंक्लूजन नहीं है। इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कोई कंक्लूजन नहीं आता है, इससे आप हाइपोथेसिस तैयार कर सकते हैं बस। और नेक्स्ट है कि ये टाइम कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा, आपका समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और इसी के साथ साथ हम अलविदा कहेंगे दोस्तों। मगर उससे पहले कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना मत भूलिए, ताकि नए नए वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।